लाहौर की फतह रंजीत सिंह के लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। इस शहर पर कब्जा करने से वो शुमाली पंजाब का सबसे ताकतवर सरदार बन गया था। लाहौर पहुंचते ही रंजीत सिंह ने सबसे पहला काम ये किया कि मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब की तामीर करदा अजीम शाही मस्जिद में पहली हाज़िरी दी। इसके बाद वो मस्जिद वज़ीर खां गया। इसने किले की फसील के नीचे बादशाही मस्जिद के करीब अपनी फ़ौज का पड़ाव डाला। फिर अपने सास के मशवरे पर चीत सिंह को हथियार डालने और अपनी इताअत कबूल करने पर मजबूर किया। चीत सिंह ने पसो पेश की तो इसने इसका मुहासरा करने का फैसला किया। चीत सिंह के हवारियों ने रंजीत सिंह के इक़दाम से चीत सिंह को आगाह किया। अगले रोज़ चीत सिंह के कासिद आए। उन्होंने आकर कहा कि अगर रंजीत सिंह इनके सरदारों की जाबख्शी का हुक्म दे तो किलाबंद चीत सिंह न सिर्फ खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देगा बल्कि किला भी रंजीत सिंह के हवाले कर देगा। रंजीत सिंह हुकूमती मामलात में बेहद ज़हीन था। इसने सोचा कि चीत सिंह पर अगर इसकी जाबख्शी करके आज एहसान कर दे तो वो तमाम उम्र इसका ज़ेर निगीन रहेगा और इससे खूब फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। चुनांचे जो ही इसे चीत सिंह की तजवीज़ मिली, इसने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए न सिर्फ अपने दुश्मन को माफ़ करने का ऐलान किया बल्कि इसके लिए ताहयात वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। इस तरह 7 जुलाई सन 1799 को लाहौर किले के दरवाजे इस 18 साला फातेह पर खोल दिए गए। रंजीत सिंह किले में दाखिल हुआ तो इसे तोपों से इस्लामी दी गई। दिल्ली और आगरा मुग़लों के दारुल सल्तनत थे, लेकिन लाहौर की अपनी एक मुनफरिद और अलग हैसियत थी। इन शहरों के बाद लाहौर सल्तनत का मरकज़ी शहर था। लाहौर दारुल हुकूमत और शुमाल मगरबी सरहदी इलाके के दरमियान वाक़ था। सिखों के नज़दीक लाहौर अमृतसर के बाद दूसरा मुक़द्दस शहर था, क्योंकि ये अमृतसर की बुनियाद रखने वाले इनके चौथे गुरु रामदास की जाए पैदाइश था। इस बिना पर रंजीत सिंह अब लाहौर का हुक्मरान बनते ही शुमाली पंजाब का सबसे ताकतवर सरदार बन गया था। रंजीत सिंह लाहौर के तख्त पर क्या बैठा, सिख मिसलदारों का पोशीदा हिसाब खुली नफरत में बदल गया। शाहजमान के खिलाफ रंजीत सिंह के साथ मिलकर अफगानों का मुकाबला करने वाले साबिका हलीफ भी अब इसकी दुश्मनी पर उतर आए थे। उन्होंने लाहौर से नाहे जिल्लत के साथ बेदखल किए जाने वाले भंगी सरदारों के साथ इत्तेहाद बना लिया। निज़ामुद्दीन खां भी, जो अपने आप को लाहौर का सूबेदार बनने के ख्वाब देख रहा था, वो भी उनके साथ मिल गया। रंजीत सिंह के सारे दुश्मन अमृतसर में इकट्ठे हो गए। इस वक्त उन्होंने इकट्ठे होकर अमृतसर में एक मंसूबा बनाया कि किसी तरह रंजीत सिंह को लाहौर से बेदखल करके अपनी शिकस्त का बदला लें। चुनांचे सन 1800 के मौसम बहार में भंगियों की मुतहिदा फ़ौज निज़ामुद्दीन खां की फ़ौज के साथ मिलकर लाहौर की तरफ बढ़ने लगी। रंजीत सिंह ने शहर से 10 मील बाहर आकर भेसन नामी बस्ती के करीब इनकी पेशकदमी रोक दी। वक्त और हालात रंजीत सिंह के साथ साथ थे। शहर से इसे ज़रूरी रसद मुसलसल मिल रही थी। इसके मुखालिफों के इत्तेहाद में सिर्फ एक कदर मुशरिक थी और वो कदर रंजीत सिंह के साथ दुश्मनी और इसे हर हाल में शिकस्त से दो चार करने का जज्बा था, ताकि लोगों को बताया जा सके कि रंजीत सिंह ही अकेला सूरमा नहीं है। एक सिख 1.25 लाख पर भारी है, मगर इनका सालार गुलाब सिंह हुस्न शबाब का दिलदादा था। वो जब भी फारिग होता नशे और नाचने वालियों में अपना वक्त गुजारने को तरजीह देता था। एक रोज़ कसरत शराबनोशी से इसके दिमाग की रग फट गई और वो मर गया। इसकी मौत ने सिखों की इत्तेहादी फ़ौज को बेहौसला कर दिया और वो खामोशी के साथ मैदान छोड़कर भाग गई। रंजीत सिंह अपनी फ़ौज को लाहौर वापस ले आया। किस्मत ने रंजीत सिंह पर एक और मेहरबानी की। हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए वसाइल और दौलत की ज़रूरत थी, जो रंजीत सिंह के पास बहुत कम थी, क्योंकि इसने अपनी तमाम तर तवज्जो जंगी मंसूबों पर लगाई हुई थी। इन वसाइल को पूरा करने के लिए इसने सोचा कि शहर के साहूकारों से कर्ज ले। अभी वो सोच रहा था कि शहर की फसील के बाहर वाक़े बुद्दूदा आवा नामी खंडरा से सोने की 20,000 मोहरें दरियाफ्त हो गई। दुश्मन के भाग जाने और ख़जाने के अचानक मिल जाने से लोगों को पुख्ता यकीन हो गया था कि अब रंजीत सिंह ही लाहौर का हकीकी हुक्मरान है और वो पंजाब पर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। इसकी पुख्ता हैसियत को देखते हुए सारे मुल्क से नौजवान सकर चाकरिया के दरबार का रुख करने लगे। सरदारों के बेटे इसकी फ़ौज में शामिल होने, आलिम और तबीब इसकी मुलाजमत हासिल करने, दस्तकार और हुनरमंद शाही सरपरस्ती हासिल करने, नीज़ बेशुमार कुनीज़े भी इसका कुर्ब हासिल करने को पहुँच गई। रंजीत सिंह किले में रहने लगा और बाकायदगी के साथ अपना दरबार लगाने लगा था। अफगानों के सालार शाहजमान ने भी इसके लिए सुलह के पैगाम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसे रंजीत सिंह ने कमाल मेहरबानी से कबूलियत का दर्जा देकर इसे जवाबी तहाइफ में उस तोप के टुकड़े भी रवाना किए, जिसे शाहजमान फरार होते वक्त पंजाब के एक दरिया में खो बैठा था। लाहौर पर काबिज होने के बाद रंजीत सिंह का अगला मंसूबा पूरे पंजाब का हुक्मरान बनने का था। वैसे भी अब इसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसने जम्मू के राजे के खिलाफ इक़दाम उठाने का सोचा तो जम्मू के राजा ने बगैर लड़े इसकी इताअत कबूल कर ली और इसे एक हाथी के साथ 20,000 रुपये नजराना पेश कर दिया। इसके बाद इसने गुजरात के सरदार साहिब सिंह भंगी के खिलाफ
कदम उठाया जिसने अकालगढ़ के सरदार के साथ मिलकर गुजरावाला पर हमले की साजिश की थी। साहिब सिंह बेदी वही इंसान था जिसने 3 साल पहले सिखों को अफवानों से लड़ने पर मुत्तहिद किया था। इसे जब पता चला कि भंगियों और रंजीत सिंह के दरमियान चपकलश जारी है तो फौरन गुजरात पहुंचा और गुरु के नाम पर दोनों फरीकों को हुक्म दिया कि अपने हथियार ज़मीन पर डाल दें। सरदार इसका इस कदर एहतराम करते थे कि वो साहिब सिंह बेदी को बाबा साहिब का रुतबा देते थे। उन्होंने इसके एहतराम में अपनी तलवारें ज़मीन पर रख दी। सोहन लाल इस मंजर को यूं बयान करता है, रंजीत सिंह ने तलवार अपनी कमर से खोली और बाबा साहिब सिंह के सामने ज़मीन पर रख दी। तमाम सरदारों ने ऐसा ही किया। तलवारें 1 घंटे तक ज़मीन पर पड़ी रही। इसके बाद बाबा साहिब सिंह ने रंजीत सिंह की तलवार इसकी कमर से बांध दी और दुआ दी कि इसके सारे दुश्मन जल्द ही नीस्तो नाबूद हो जाएंगे और पूरे मुल्क पर इसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। छोटे मोटे झगड़े निपटाते हुए अब रंजीत सिंह पंजाब का कायद माना जाने लगा था। ताहम वो महाराजा का खिताब अपनाते हुए हिचकिचा रहा था। इसकी वजह यह थी कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे दूसरे सरदारों को इसके खिलाफ साजिश करने का मौका मिले, जबकि इसे ये भी इल्म था कि एक कानूनी खिताब अपनाने के लिए कितने फ़वाइद होते हैं। जब इसने महाराजा का खिताब अपनाया तो अवाम ने इसके अक़दाम को बहुत सराहा। रंजीत सिंह बाकायदा ताजपोशी के लिए राज़ी हो गया। अब रंजीत सिंह बाकायदा ताजपोशी के लिए राज़ी हो गया था। इसने मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों में इबादत करवाने का ऐलान किया। साहिब सिंह बेदी ने रंजीत सिंह के माथे पर ज़ोफ़रान लगाकर इसके पंजाब के राजा होने का ऐलान किया। इसे शाही किलों से तोपों की सलामी दी गई। दोपहर के वक्त नौजवान महाराजा हाथी पर सवार होकर शहर में निकला तो खुशी से सरशार अवाम ने इस पर फूल और चांदी के सिक्के निछावर किए। रात को शहर में चरागा किया गया और आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। रंजीत सिंह की ये सियासी बसीरत और दानिशमंदी थी कि इसने मुग़लों की तरह अपने दरबार की ना तो शान शौकत बढ़ाई और ना ही खुशामदियों की बातों में आकर खुद को महाराजा बनाने की कोशिश की। इसने शाही ताज सर पर पहनने से इनकार कर दिया और इसकी जगह तहखानों वाली पगड़ी को तरजीह दी। इसने अलल ऐलान कहा, मेरी तलवार ही मुझे सबसे मुमताज़ बनाती है, मुझे इसके अलावा किसी नामो नमूद की ज़रूरत नहीं। इसने तख्त पर बैठने से भी इनकार कर दिया और पहले की तरह एक मामूली कुर्सी पर पालती मारकर बैठा था या फिर मशरकी रवायत के मुताबिक कालीन पर गाँव तकी के साथ टेक लगाकर मुलाकातियों से गुफ्तगू करता था। इसने नए सिक्के ढालने का हुक्म दिया और ये हुक्म दिया कि सिक्कों पर इसका नाम या शिबी के बजाय गुरु नानक की शिबी नक्श की जाए। इस सिक्के को नानक शाही का नाम दिया गया। अब सदा कौर हर मुहिम और हर मामले में रंजीत सिंह के साथ साथ रहने लगी थी। रंजीत सिंह ने कांगड़ा का रुख किया तो कांगड़ा का सरदार संसार चंद अपना हौसला हार बैठा। रंजीत सिंह ने संसार चंद की रियासत के कुछ हिस्सों को अपने सल्तनत में मिला लिया और नूरपुर नौशहरा के अलावा सुबहानपुर के कुर्बोजवार का इलाका सदा कौर को दे दिया। इसी ज़माने में वो मुल्तान के मुजफ्फर खां को शिकस्त देकर तावान अदा करने की शर्त पर इलाका मुजफ्फर खां के पास छोड़कर वापस लाहौर आ गया। रंजीत सिंह फतहमंद होकर घर वापस आया तो फतह की खुशी में इसने 3 साला बेटे खड़क सिंह की मंगनी की तकरीबात का ऐलान किया। इसकी मंगनी कुनैया मिस्र के जमल सिंह की शीरख्वार बेटी चांदकोर से करने का इरादा बांधा। इसी खड़क सिंह की मंगनी पर मोरा को अमृतसर से बुलवाने का बंदोबस्त किया गया था। अहमियत तो मोरा की उसी रोज़ हो गई थी जब इसे रंजीत सिंह के दरबार में मुजरे का पैगाम मिला था। पूरे अमृतसर को पता चल गया था कि मोरा नाम की कंची इस शहर के बाजार हुस्न में मौजूद है, मगर जब कितने दिनों तक दरबार की तरफ से अगला संदेश नहीं मिला तो चेमगोइयाँ अपनी मौत आप मर गई। बातें वक्त की गर तले बैठ गई, लेकिन फिर अचानक एक रोज़ एक सजी सजाई पालकी इसके घर के दरवाजे पर आकर रुकी, जिसके साथ चंद हिफाजती सिपाही भी मौजूद थे। बाजार हुस्न में एक बार फिर खलबली सी मच गई। हर कोई इस टो में था कि वो कौन है जिसको लेने के लिए पालकी और मुहाफिज आए। हर कोई अपने अपने दरवाजे से मुंह निकाले सुनगुन लेने के चक्कर में था। बातें एक बार फिर इंगलाई लेकर उठ बैठी थी। पता चला है कि मोरा को महाराजा के दरबार में ले जाने मुहाफिज आए हैं। एक कमरे की अधखुली खिड़की से एक चेहरे ने आवाज़ निकाली, जब कुछ रोज़ पहले पैगाम मिला था तो मैंने उस रोज़ कह रहा था कि मोरा बहुत भागो वाली है। एक और आवाज़ उभरी, फिर तो जैसे इस कंची की बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हो गया था। इसने दरवाजे के एक पट खोला और इसमें से गर्दन निकालकर सिपाही को आवाज़ दी, हे दरोगे। दरोगा ने आवाज़ सुनकर समत का तयन करने के लिए इधर उधर देखा तो जैसे करीब ही बड़ी मुतरन्नम हंसी का एक फवारा फूट निकला। अरे इधर उधर क्या कनकबे उड़ा रहे हो, मैं इधर हूँ। दारोगा ने दोबारा आवाज़ की जानिब देखा, ये सब क्या है? एक गोरे से बाजू ने दरवाजे की ओर से निकलकर इशारतन पूछा, देखती नहीं है मोरा का बुलावा आया है महाराजा के दरबार से। दारोगा ने नखवत से कहा, अरे वारी जाऊं, कभी ये बुलावा हमारा भी आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। वो दोबारा बोली,
आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, दारोगा मुस्कुराते हुए कहा। अरे सच, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तो फिर मैं भी आस लगाऊं। वो एक बार फिर गोया हुई। हाँ, ज़रा इज़राइल को फारिग होने दो, बुलावा खुद ब खुद आ जाएगा, दारोगा ने कहका लगाते हुए जवाब दिया तो ठग से दरवाज़ा बंद हो गया। बढ़िया ही बुलावा लेने वाली, सरकार दरबार से बुलावा ऐसे आ जाता है जैसी पुत्रिया समझती है, दारोगा ने दूसरे साथी से कहा। अभी इनकी बातें जारी ही थी कि मोरा हवेली से बाहर आ गई, यूं जैसे परी आसमानों से उतर आई हो, कोई हूर रास्ता भूल गई हो। कहाँ जाना होगा, आवाज़ की घंटियाँ बजी। लाहौर, महाराजा के 3 साल बेटे खड़क सिंह की मंगनी है, इसकी तकरीबात में शमूलियत करना है, एक सिपाही ने जवाब दिया। फिर ये पालकी क्यों, मोरा ने दोबारा पूछा। अब इसमें तशरीफ रखेंगी तो गुहार आपको ले चलेंगे, एक दूसरे सिपाही ने मोरा की हैसियत बढ़ाते हुए कहा। मोरा अपने पाँव चल सकती है, मोरा ने हंसते हुए कहा। लाहौर दूर है, वही सिपाही दोबारा बोला। बैठ जा मेरी बेटी, बिस्मिल्लाह करके दाएं पाँव रखना, पहले की बरकत होती है, खानूम ने मोरा को नसीहत करते हुए कहा। मोरा ने खानूम की नसीहत के मुताबिक पहले दायां पाँव पालकी में रखा। जब वो बैठ रही थी तो कुहारों ने पालकी उठाई। देखने वालों की नज़रें अभी तक इसकी एक एक हरकत का ताक़ुब कर रही थी। शाम ढलने से पहले इनका छोटा सा काफिला लाहौर पहुंच गया था। लाहौर की इमारतें नन्हे खड़क सिंह की मंगनी की खुशी में जगमगा रही थी। लाहौर शहर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। मोरा की पालकी इस वक्त के गांव मक्खनपुरा के मैदान में उतारी गई। इस पूरे मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया था। एक बड़ा सा पंडाल छोड़कर इर्द गिर्द छोलदारियों के कमरे बनाए गए थे, जिनमें इर्द गिर्द के इलाकों और रियासतों के आए हुए राजे और सरदार रहाइश रखे हुए थे। मोरा के लिए भी एक ऐसी ही छोलदारी का कमरा बनाया गया, जिसे कम ख्वाब और बेहतरीन कपड़ों से सजाया गया था। झिलमिलाते खूबसूरत और महीन पर्दे लहरा रहे थे। मोरा को इसके कमरे के सामने उतारा गया तो वो मैदान की सजावट और इसकी उसने तरतीब देखकर हैरान रह गई थी। क्या दरबार में नहीं उतारोगे, मोरा ने पालकी से बाहर कदम रखते हुए पूछा। यहीं का हुक्म मिला था, तकरीबात का सारा इंतजाम इधर ही किया गया है, तमाम उमरा सरदार और रूसा इधर ही ठहरते हैं, आपका जलसा भी इसी पंडाल में होगा, इंतजामिया के एक शख्स ने बताया। वारी मोरा, दिल में क्या क्या उम्मीदें लगाकर आई थी और कहाँ आके उतारी गई। दिल में तो था कि महल की रविशें और राहदारियाँ देखने नसीब होंगी, मगर मिला क्या, एक चटियल मैदान। मोरा ने खुद से बातें करते हुए कहा। अच्छा महल अपने नसीबों में करके ना छोड़ा तो मोरा नाम नहीं। एक दूसरी सोच ने इसके इरादों को महमीज दी। ओहो, चल रही मोरा, जो हो देखा जाएगा। इसने अपने साथ लाए मलबूसा तो सजने संवरने का दूसरा सामान अपने बनाए कमरे के एक जानिब रखते हुए आ भरी। इसके साथ ही तबलचिए और सारंगी नवाजों के लिए एक ऐसा ही अलग कमरा बनाया गया था। मोरा अपने कमरे में अकेली थी। रात के पिछले पैर जब सारी निजी मसरूफियात खत्म हुई तो एक बांकी छील छबीली सी बांधी इसके कमरे में आई। मोरा ने इसकी तरफ हैरानी से देखा। वो किसी अंग्रेजी गुड़िया की तरह सजी बनी हुई थी। महाराजा ने याद फरमाया है। मोरा जो पहले ही तैयार बैठी थी, महाराजा के हुक्म की मुंतजिर थी, जल्दी से उठी और इसके साथ चल पड़ी। ये कमरा इसी तरह खुला रहेगा, इसके अंदर मेरा सामान पड़ा है। मोरा ने निकलते हुए सवाल किया। ये रंजीत सिंह का शहर है, पंजाब के शेर का घर, यहाँ पॉकेट मारो और उठाई गिरो और चोरों का क्या काम, लड़की ने इठलाते हुए जवाब दिया। पंडाल के इर्द गिर्द हैसियत के मुताबिक कुर्सियां और सोफे बिछे हुए थे और पूरा पंडाल भरा हुआ था। इसके साजिंदे पहले ही वहां मौजूद थे। सामने एक आम सी कुर्सी पर पालती मारे दहकानों की सी पगड़ी बांधे, जिस पर मोतियों की झालर लगी हुई थी और पगड़ी के ऊपर मोर पंख लगा हुआ था। इसकी एक आंख मूंदी हुई और बड़ी मूंछों के तले लंबी हवा में झूलती हुई दाढ़ी थी। पहली नज़र में वो एक मरियल सा चूहा लगता था। कुमकुमों की रोशनी में इसके चेहरे पर चीचक के दाग वाज़ेह हो रहे थे। मोरा धीरे धीरे कदम उठाते हुए इसके सामने गई और जाकर हस्बे रवायत फर्शी सलाम किया तो बूढ़े चूहे की खाकसरी दाढ़ी ने भी झूलते हुए इसे खुशामदीद कहा। बांदी का सलाम कबूल कीजिए, मोरा ने दिल खींचने वाली अदा से कहा। तो गोया तुम मोरा हो, लगता है चांद जमीन पर उतर आया है, रंजीत सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मोरा एक कंची थी, अमृतसर जैसे छबीले शहर की जहांदीदा तवाइफ, जो बंदे को देखते ही इसकी नीयत जान जाती थी। वो भी झूठी सी हंसी हंस दी। चलो आज हम भी नज़ारा करते हैं कि मोर अपनी मस्ती में किस तरह नाचता है, रंजीत सिंह ने रुकते हुए कहा। जहे नसीब, मोरा ने एक बार फिर इसे फर्शी सलाम किया और फिर नाच के लिए इसके कदम थिरकने लगे। चांद फिर कब हमारे आंगन में उतरेगा, रंजीत सिंह ने तकरीब के आखिरी रोज मोरा को इनाम इकराम से नवाजते हुए धीरे से पूछा। महाराज, इस चांद को जवाल नहीं है, ये चाहे 29वीं का हो
इसी तरह जगमगाता और चमकता है जैसे पूरे दिनों का होकर रोशनी बिखेरता है। मोरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खूब है। रंजीत सिंह को कहते हैं 2 ही चीज़ें पसंद हैं, एक अथरी घोड़ी और दूसरी अथरी रन। मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया है। रंजीत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा हुस्न ज़न है या कुछ और लगता है। चांद की रोशनी और चकाचौंध चटन मैदान और खुली जगह ज़्यादा चांदनी बिखेरती है। रंजीत सिंह ने पूछा, ये चांद अपने महल में उतार कर देखिए, आपके महल की रविशों और राहदारियों को भी ऐसे ही उजाल देगा। मोरा ने तुरंत जवाब दिया, रंजीत सिंह ने बात ऐसे ख़त्म की जैसे वो कुछ सोचने लगा हो और मोरा को भारी इनाम इकराम देकर रुखसत कर दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, यह दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ किंगडम। अल्लाह हाफिज़।